चलो अच्छा आ जाओ, बना लेंगे दोबारा। 10.3 एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। इनका भैया बीच में एंगल फाइंड करना और मैग्नीट्यूड दिया गया है एंगल ए का और एंगल बी का। मतलब आपको ये गिवन है एंगल ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ये गिवन है आपको 1 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 2 और ए डॉट बी भी गिवन है। सब कुछ तो यार गिवन ही है खैर। तो ए डॉट बी का क्या फार्मूला होता है और कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ए डॉट बी कितना दिया गया 1, ये 2 और कॉस थीटा। तो ये 1/2 इधर आ जाएगा। कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है डियर 60 डिग्री, बोले तो π/3, ठीक है। ये तो खैर सिंपल ही था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में सेकंड कह रहे हैं ए वेक्टर दिया गया पूरा ये और बी दिया, इनके बीच एंगल फाइंड करना। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या कहता है कि इनके डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दो। आई के आगे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, जे का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया √3 यूनिट्स। ऐसे ही मॉडुलस बी भी हमारा √3 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब ए डॉट बी निकालिए। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, देखो एक वेक्टर है आई प्लस जे और माइनस का के कैप डॉट आई माइनस का जे प्लस का के कैप। हमको पता है जब आई का डॉट आई के साथ होता है आंसर क्या आता है जी, और किसी और के साथ 0। तो आई का आई के साथ कितना हो गया जी, और हर किसी के साथ 0। जे का जे के साथ क्या हो गया 1, तो मतलब -1, बाकी सबके साथ 0। के का के के साथ हो गया -1, बाकी सबके साथ 0, तो आंसर क्या है -1। क्लियर है। अब ए डॉट वी की जगह भैया रखो -1 और इसकी जगह √3 इंटू √3 कॉस थीटा। तो ये हो गया -1/3 कॉस थीटा। एंगल फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3। अब 1/3 वैल्यू किसकी होती है हमको नहीं पता, टेबल में नहीं होती, इतना ही छोड़ के आ जाएंगे। होती होगी किसी एंगल की, हमें नहीं पता क्योंकि टेबल में नहीं है, उतना ही छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा अब कह रहे हैं कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। तो ए और बी दो वेक्टर को ऐड करो, एक नया वेक्टर मिलेगा। ए माइनस बी करो, एक नया वेक्टर मिलेगा। फिर प्रूफ करो कि वो दो जो नए वेक्टर मिलेंगे आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो चलो जी सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी वेक्टर दो वेक्टर को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। 5i आई तो 6i, माइनस का j प्लस तो प्लस का 2j, माइनस का 3 के माइनस का 8 ऐड कर दो माइनस का 8। a माइनस बी, चलिए जी a से इसको माइनस करो, 5 से गया तो 4 आई कैप, इसमें से माइनस गया तो माइनस का 4 j कैप, इसमें से हो गया प्लस का 2। अब हमको ये प्रूफ करना, मान लो ये नया एक वेक्टर मिला, इसको c वेक्टर नाम दे दो और इसको एक नया वेक्टर मिला, इसको d वेक्टर दो। अब प्रूफ करना है ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर इनका आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब बात ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि c वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है और d वेक्टर भी 0 वेक्टर नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 होगा, तभी ऐसा होगा। तो प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो चलो भैया मल्टीप्लाई करते हो, डायरेक्ट करते हैं। 6 का इसके साथ होगा तो क्या होगा 24, इसका इसके साथ होगा माइनस का, इसका इसके माइनस का 0 आ गया, ऐसा 0 आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या है वेक्टर परपेंडिकुलर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो चलो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, खैर मैं उसमें भी बताऊँगा नेक्स्ट की, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, मतलब 1 2 3 माइनस ऐसा आएगा। और जब ए क्रॉस बी होता है, खैर आगे पढ़ेंगे बट अभी बता रहे हैं, कोई बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि इसे क्रॉस कब होता है डॉट कब होता है। क्रॉस करके एक नया वेक्टर मिलता है, क्योंकि ये इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, एक नया वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर, और ये ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर के क्या होगा परपेंडिकुलर। मतलब एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनका प्रोडक्ट करके हमको एक नया वेक्टर मिला, सी वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस में खैर पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि दिक्कत क्या होती है मिसलेनियस में समझ नहीं आता डॉट करें क्रॉस करें।
तो जब कभी ऐसी बात हो कि फाइंड द थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, तभी क्रॉस होगा, उसके बाद हर क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट। केवल एक कंडीशन याद रखो कि फाइंड द थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ गिवन वेक्टर ए एंड बी। इन दिस केस यू हैव टू फाइंड ओनली द ए क्रॉस बी वेक्टर, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी वेक्टर। बस एक कंसेप्ट याद रखो बस ये, क्योंकि मिसलेनियस में आएगा ना बार बार। तो अभी तो क्या है कि 10.3 है तो दिमाग में आएगा कि यार डॉट ही लगेगा। क्रॉस के लिए एक कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 16। चलो देख लो, कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन दिस वेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका लगा सकते हैं, हमको याद है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर और बी का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। दिस इज योर आंसर। हम लोगों ने प्रूफ किया इसका, प्रूफ किया, तो ऐसी बात नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर को बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस बी वेक्टर। तो मतलब ए डॉट बी फाइनली फाइंड करना है और बी का मॉड्यूलस। तो चलिए जी, तो ए डॉट बी, चलो ए का बी के साथ 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, और बी का क्या कर दो मॉड्यूलस, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 2 8 2 10 और ये √6। दिस इज़ योर आंसर। ये लेंथ आई है तो पक्की बात है यूनिट में होगी, ठीक। अच्छा, कह रहे हैं कि a माइनस बी वैक्टर का मॉडुलस फाइंड करना है। a वैक्टर का मॉडुलस ये है, b का ये है, a डॉट बी 4 है, तो भैया इसकी वैल्यू फाइंड करी। देखो अभी अच्छा क्वेश्चन है, ये वैल्यू फाइंड करनी। अगर मैं पूछूँ इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा a वैक्टर माइनस b और यस और नो, क्या हुआ नहीं है समझ अच्छा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। देखो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास ये दिया गया है a डॉट ए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, इंट्रो पार्ट बताया था आपको। ऐसे ही किसी मॉडुलस का स्क्वायर तो उसको अलग अलग भी तो लिख सकते, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया हमने। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे हम लोग a माइनस बी का जब प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये हमको सारा मिल जाएगा इसमें, इसलिए ऐसा किया। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a का a के साथ होगा तो मॉड्यूलस a का स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे डॉट प्रोडक्ट है कि सर इसको आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, a डॉट ए होता तो इसके ही बराबर है ना, ये ऐसे इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का, तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट इसमें एक ही बात होती है। क्रॉस में ऐसा मत कर देना, क्रॉस में नहीं होता है, यहाँ पे आता है अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भैया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, a डॉट बी कितना है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 4 13, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया 5, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर जब भी हटता है तो अंडर रूट प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। दिस इज योर आंसर। चलिए कह रहे हैं इफ़ a इज़ अ यूनिट वेक्टर, कह रहे हैं a है ना वो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया 1। फिर कह रहे हैं ये 8 है, तो भैया ये वैल्यू फाइंड करनी। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिखें मॉडुलस x का स्क्वायर माइनस मॉडुलस a का स्क्वायर, किसके बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है जी 1 का स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक, सिंपल है, इसके ज़्यादा टफ नहीं है। बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल 90 है। ये इन्होंने ट्रायंगल को लेके कुछ कंडीशंस बताई थी। तो एक कंडीशन तो ये है जिसको ट्रायंगल इन इक्वलिटी बोला जाता है, और एक दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को लेके कुछ कंडीशन थी, उसको बोलते हैं कॉची-स्वार्ट्ज इनइक्वलिटीज़। इन इक्वलिटीज़ का मीनिंग होता है जो इक्वल नहीं होते किसी की, ठीक है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया, तो प्रूव करना है हमको एक्चुअली में ये। तो देखो जैसे ही मैंने देखा a डॉट बी है, तो भाई साहब चलो प्रूव करते हैं। तो a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस a वेक्टर मॉड्यूलस b वेक्टर और कॉस थीटा। लेकिन यार यहाँ पे क्या लगा होगा मॉड्यूलस, तो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड,
टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। तो चलिए आ जाइए भैया। अब दो एक वेक्टर का मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसमें एक और मॉडुलस लगाओगे तो आंसर तो वही आना है। जैसे भैया -2 मॉडुलस का आंसर कितना आएगा 2। अब कितने भी मॉडुलस लगा दो आंसर तो भैया वही आएगा ना, प्लस का 2। यस और नो? तो मॉडल 1 लगाओ या 1000 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और cos थीटा के साथ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखो इसमें जो हमको प्रूफ करना है, इस कहीं पर इसमें cos थीटा है नहीं, तो हम क्या करते हैं cos थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो cos थीटा को अलग करते हैं यहाँ से। cos थीटा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस a डॉट बी वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू b वेक्टर का मॉड। क्लियर है? अच्छा अब एक बात सुनो यार, cos थीटा की जो वैल्यू हम लोगों ने क्लास 11 चैप्टर 3 में पढ़ी है, या तो मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम -1 है इसके बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया मॉडुलस, तो ये +1 और इधर क्या हो जाएगा 0। -1 का +1 मत करना, cos थीटा जो पॉजिटिव वैल्यू देगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो क्या मैं इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ भैया? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो cos थीटा की क्या ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू किसकी है cos? क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, दोनों में पुट करके आपको दिखाऊंगा। तो a डॉट v का मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस a इंटू मॉड्यूलस b, और ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो ये तो हमारा हो गया जी। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पर रखते तो ये चीज़ किस में चली जाती, 0 में। तो यहाँ की कंडीशन है कि तभी पॉसिबल है भैया जब a वेक्टर 0 वेक्टर ना हो और या फिर b वेक्टर 0 वेक्टर ना, क्योंकि 0 पे तो फिर निकालो ही क्या, ये a डॉट b 0 ही हो जाएगा हमारा। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल, इसीलिए NCERT वालों ने इसको नहीं दिखाया और साफ साफ बोल दिया है कि a और b 0 ना हो। ठीक, अच्छा ये एक है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़, मतलब इन्होंने क्या किया, एक वेक्टर हमारे पास a वेक्टर है ये रहा, और एक हमारे पास ये b वेक्टर है। तो पक्की बात है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होता है। अच्छा एक चीज़, अगर इसका मैं प्रूफ बताऊं, अगर ये तो बहुत ही सिंपल है यार, बट क्या कभी दिमाग में ये आया कि सर प्रोडक्ट में 2 होते हैं ना, प्लस मतलब डॉट क्रॉस, और प्लस कैसे करते हैं वेक्टर को। जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार इसी तरीके से, तो मैंने कहा एक वेक्टर ये मान लो और एक वेक्टर ये है, मैंने कहा इनको ऐड कर, तो क्या होता है, इनको इनके साथ ऐड कर दो, बस यही तो होता है ना। चलिए तो सर प्रोडक्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो ये वेक्टर आया तीसरा वेक्टर, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, सर इसका जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ये इसका डायरेक्शन इधर ही क्यों जा रहा है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसके ऊपर बड़ी मतलब डीप में बातें हैं इसके ऊपर। जैसे एक आपको रफली एग्जांपल देते हैं, रिजल्टेंट का मैं आपको रफली एग्जांपल देता हूँ। देखो एक मान लो आप हैं, आप इस पॉइंट से चले और घूम फिर के मान लो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब ये वेक्टर है, वेक्टर बोले तो जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ से घूम के ये आपने डिस्टेंस कवर किया ना, बट मैं आपसे पूछूँ आपका डिस्प्लेसमेंट क्या, तब यही तो बोलेंगे। ठीक, फिर आप घूम के चले इधर से इधर, मान लो यहाँ पर आ गए, आप थे यहाँ पे, आप यहाँ पे आ गए। अब मैंने आपसे बोला कि आप जहाँ पर सबसे पहले थे और अब कहाँ पर आ गए हैं, तो क्या डिस्प्ले, इसको नहीं बोलेंगे क्या, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो वो कब आएगा, इन दोनों को ऐड करके। तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसका डायरेक्शन इसलिए इस तरफ होता है। क्या समझा। और वैसे भी एक बॉक्स है, समझो जरा ध्यान से इस चीज़ को, एक बॉक्स है, एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस तरफ और तो आप फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, तो ये सोचो बॉक्स कहाँ जाएगा, इसका कोई तीसरा डायरेक्शन होगा, ना तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ना ये इस डायरेक्शन, इसका कोई तीसरा डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ है यार इसमें बताने के लिए, चलो छोड़ो, अच्छा आ जाओ। तो अब ये क्या बोल रहे हैं
कि a प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इसके बराबर होगा या इससे छोटा होता है ये चीज़, तो इसको प्रूव करना है। तो इसके प्रूव करने से पहले दो बातें आपको आनी चाहिए जो कि बहुत ही बेसिक है। अगर मैं आज आपसे पूछूं एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी मॉडुलस x है, तो पक्की बात है मॉडुलस x हमेशा या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देती है और x तो नेगेटिव भी उस समय हो सकता है, तो याद रखना मतलब ये चीज़। चलो भैया ये चीज़ हमको फाइंड करनी, तो हम क्या करते हैं इसमें, मैं आपसे बोलता हूँ हमको ये फाइंड करना भैया a वेक्टर प्लस b। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया जी, इसका स्क्वायर कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर, और लिख सकता हूँ जी, तो फिर तो अब देखो यहाँ पे इस a का a के साथ होगा, b का इसके साथ होगा, प्लस का 2ab, यस और नो। देखना कौन है यार, छोड़ो। अब चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप अब नहीं ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अभी मैंने बताया कि मॉडुलस जिसके साथ लग जाता है वो या तो इसके बराबर होगा या बड़ा होगा। तो अगर मैं इस वाली कंडीशन को उठाता हूँ, देखो मॉड क्या, अरे यार तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हर यार तुम लड़ रहे हो यार, लड़ रहे हो तुम तो। चलो आ जाओ इधर, प्लस 2। अब सब ना, ये जो चीज़ है, क्या मैं अगर इसी चीज़ को दोबारा लिखूँ, समझना जरा ध्यान से इस चीज़ को, प्लस का 2। अब समझना मैंने क्या किया, ये मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने इसी चीज़ को लिखा इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं किसका आंसर बड़ा आएगा, तो इसमें मॉडुलस नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, तो पक्की बात या तो ये आंसर बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। समझो फिर से, क्यों? अब समझना, मैं आपको ये इससे कैंसिल हो गया, आकाश समझना, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यही तो बचा, कायदे में देखा जाए कंपेयर इनके और इनके बीच में हो रहा है। चलो 2 से 2 भी हट गया, a डॉट बी का आंसर ज़्यादा मतलब बड़ा होगा या a डॉट बी का मॉडुलस। a डॉट बी का तो आंसर नेगेटिव भी आता है, लेकिन हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस। तो पक्की बात है ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए सर ऐसा क्यों किया, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि ये बन गया फॉर्मूला। देखो इक्वल भी है, क्या इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, अभी रुको बताएंगे, ये लिख सकते हैं। तो ये चलिए अब समझना, मॉडुलस a को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में x लेकर चलो, थोड़ी देर के लिए, और इसको थोड़ी देर के लिए y लेकर चलो। तो ये क्या, अच्छा एक चीज़ और नॉलेज के लिए बताते हैं किधर, अगर कहीं पर ये लिखा है मॉडुलस x इंटू वाई, तो भाई हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल, जैसे अगर कहीं लिखा है 2 इंटू 3 मॉडुलस, तो मॉडुलस 2 इंटू मॉडुलस 3, अलग अलग उसको लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग, यस और नो? लेकिन आपको ये अगली लाइन में करना है, दिखाकर अगली लाइन में करना है। ठीक है, मैंने इसको x माना, इसको y, तो ये पूरा क्या हो गया x, और ये पूरा क्या हो गया, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, एक्स क्या ये प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, शहीद हो गया। हाँ, तो ये इसके बराबर हो गया। क्लियर है जी? ठीक, अगर कभी ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाए, मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए, तो अब उस केस में बोलेंगे हम कि जो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो तीनों वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे। क्या होंगे वो आपस में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर बाई चांस इन दोनों का सम का मॉडुलस इन दोनों के मॉडुलस के सम के बराबर आता है, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर एक सीध में होंगे। ये क्लियर है जी? तो लास्ट एग्जाम अब थोड़ा बताया आपको, कहने को ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखकर भी आप लोग कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। कह रहे हैं कि सो दैट, ये 3 पॉइंट्स हैं,
जो कि आपस में क्या है, कोली ने प्रूव करना। अब आप सोचोगे तो बोला पॉइंट से दिए वेक्टर, इसका डायग्राम कैसे होगा। तो 3D फिगर है, थोड़ा इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिनेशन करेंगे इसको और फिर आपको समझाएंगे क्या कहना चाह रहा है ये एक वेक्टर दिया, पक्की बात है पोजीशन वेक्टर होगा ये, पक्की बात है। तो मैंने, क्योंकि इसमें देखो वेक्टर के हमेशा एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है, लेकिन इन्होंने ये जो ए पॉइंट दिया है, कायदे में एक पॉइंट दिया है ए, ये इस तरीके, इसको ये क्या चमका। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो -2, 3 और 5, यस और नो, यही तो, तभी तो ये वाला वेक्टर बना होगा ये। मतलब एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अब एक है हमारे पास ये, इसके क्या रहेंगे 1 2 3, कैसे, जो आई के आगे है, जे के आगे और के आगे, मान लो ये बी पॉइंट है। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर ये रहा, मतलब ये कायदे में ओ बी वेक्टर ये हो गया, -2i प्लस का 3j और प्लस का 5k। ऐसे ही एक और वेक्टर दिया, मान लो मैं इसको इधर दिखा देता हूँ। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, रफली है। अब ये मत सोचना कि सर माइनस किया तो इस तरफ होगा, रफली है केवल, ठीक है जी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, i7, j है नहीं तो 0 और k क्या होगा -1। और ये क्या दिया गया है 7i कैप और माइनस का k कैप, ये सी पॉइंट, ठीक है। अब आपसे बोला गया जो ABC पॉइंट्स हैं, जब आप इसको मिलाओगे तो एक सीधी लाइन आएगी, मतलब ऐसा कुछ है। तो आपको ये दिखाना है क्या ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले तो यार आपको ये पता करना पड़ेगा, क्लास 10th में हमको पता है ये तीनों डिस्टेंस पहले निकालने पड़ेंगे। पहले आपको AB वेक्टर या AB डिस्टेंस कुछ भी निकालना पड़ेगा आपको, ये। फिर आपको BC वेक्टर का मॉडुलस निकालना पड़ेगा, फिर आपको AC वेक्टर का मॉडुलस। इनके तीनों डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक निकाल के बताता हूँ AB वेक्टर कैसे होगा। AB, तो देखो AB हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो डायरेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले AB वेक्टर निकाल के दिखाते हैं। एंड में क्या रहा है B, तो B वाले से इसको माइनस करो, 1 में से -2 को माइनस किया तो 3i कैप, 2 से इसको माइनस किया माइनस का ij कैप, इससे इसको किया माइनस का 2k कैप, और इसका क्या निकाला था मॉडुलस। तो इसका क्या निकालेंगे जी मॉडुलस। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो √14 यूनिट्स। ऐसे ही आप इनके निकालेंगे BC। तो इसका मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ BC, तो डायरेक्ट करेंगे। एंड में C आ रहा है, तो 7 से बन गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 से गया -2 का स्क्वायर 4, -1 से ये क्या माइनस का 4 मतलब 16, ठीक है। तो 36 और 4 40 और 56 यूनिट्स। AC एंड में क्या रहा है C, तो C से एक 7 2 9 का स्क्वायर 81, समझो ना, और 0 का ये 9 और -1 का 36। तो देखो भैया 81 का 9 90 और 10 126। अब देखो क्या किसी का स्क्वायर इनके सम के बराबर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर तो होता है, जब इनकी वैल्यू निकाल के देखो अप्रॉक्स में, तो √14 की वैल्यू क्या होगी 3 4 चौक 16, लगभग 3.78। तो मैं 7 मान लेता हूँ इसको, ये अप्रॉक्स में निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 56 का 7 7 49, तो लगभग 7.6 आ रही है। 126 की क्या आएगी 11 11 में 121, 11.2। तो देखो क्या किसका सम बराबर आ रहा है, देखो भाई साहब लगभग आ गया 7, हमने अप्रॉक्स में तो निकाला, 7 3 10 और 6 13, तो यह है 11.3 और ये क्या 11.2। मैंने तो भैया रफली निकाला है ना, आप जब निकालोगे वहाँ पे तो ये आंसर एग्जैक्ट निकल के आएगा, मतलब इन दोनों का सम इस तीसरे की क्या है बराबर है। तो इसका अंदर आपस में क्या है कोलिनियर है, ठीक है। इन्होंने कैसे किया है, हाँ इन्होंने वही किया है। अच्छा इन्होंने फैक्टर कर लिया, ठीक है फैक्टर कर लेते ना इसके फैक्टर, मैंने स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल दी। डाउट हो रहा है क्या तुमको यार, बताओ ना डाउट हो रहा है क्या, वैल्यू कैसे निकाल, चलो हाँ मुझे पता है √14 है ना, इसे ऐसे 56 को देखो, 56 को क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 28 फिर 2 14 फिर 2 और 7, ऐसे कर सकते हैं। तो ये जिसका पेयर बनता है वो भाग जाते हैं, लेकिन राम अकेला गया, तो ये 2 7 दूनी 14, तो ये 2 √14 आ गया। ऐसे 126 के फैक्टर कर लो, तो 2 13 63, फिर कितने किससे जाएगा हैं 3 × 3 × 7, 3 आ गया बाहर, तो √14। तो देखो 3 √14 2 √14 और 40, इनको ऐड करो तो देखो 3 √14 आ गया।
ये तो मैंने वैल्यू अप्रॉक्स में निकाली थी, फिर भी देखो काफ़ी ठीक आ गई। ठीक है, ख़त्म एग्जाम्पल।